नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपने YouTube परिवार जीके विद एसआर सर में। साथियों, हम भारतीय राज्य व्यवस्था का अध्ययन कर रहे थे, उसमें हम मौलिक अधिकार पढ़ रहे थे। साथियों, आज हम शुरुआत करने वाले हैं आर्टिकल 23 और 24 की। साथियों, किसकी शुरुआत करने वाले हैं? आर्टिकल 23 और 24 की। आर्टिकल 23 एंड 24, इन दोनों आर्टिकल में क्या है साथियों? इनमें बहुत ज्यादा समझने का है, बाकी लिखने का बहुत कम है साथियों, क्योंकि आपने आर्टिकल 19, 20, 21 ये 22 ये बहुत ही इंटरेस्टिंग के साथ में समझा साथियों। अब ये आप शोषण के विरुद्ध अधिकार पढ़ने वाले हो, ये पढ़ोगे तो आपको लगेगा इससे तो हमारा कोई मतलब ही नहीं है, क्योंकि आपने ये सारी चीजें फेस ही नहीं करी है साथियों, क्योंकि ये चीजें आजादी के बाद में या हमारे आजादी से पहले चला करती थी। इसमें हुआ क्या करता था साथियों? सबसे पहले तो ये देखो देखो शोषण के विरुद्ध अधिकार। शोषण के विरुद्ध विरुद्ध अधिकार, ये क्या है? आर्टिकल 23 और 24 में है साथियों। अब क्या भाई शोषण के विरुद्ध अधिकार होता क्या है? शोषण क्या होता है? सबसे पहले हम एक शब्द की बात करेंगे कि भाई शोषण क्या होता है। देखो साथियों, जब किसी चीज के आपको बिना पैसे दिए या आपको जबरदस्त जबरन या आपको किसी भी प्रकार से आपका शोषण किया जाता है, शोषण काम करवा के या आपको जबरदस्ती किसी चीज को आपसे करवाया जा रहा है, आपका एक्टिंग करने का मन नहीं है उसके बावजूद आपसे एक्टिंग करवाई जा रही है, आपको कोई कार्य करने का मन नहीं है उसके बावजूद आपसे कार्य करवाया जा रहा है, आपको किसी खेत में बेगार के थ्रू आपसे कार्य करवाया जा रहा है। अब देखो साथियों, ये शुरुआत कैसे हुई थी? इसकी शुरुआत मानी जाती है साथियों हमारे अंग्रेजों के टाइम से। कब से मानी जाती है? अंग्रेजों के टाइम से मानी जाती है। देखो, सबसे पहले हमारे देश में अंग्रेजों को क्या करना था कि भाई किसानों से कर जो वो लेना था, क्या टैक्स लेना था। टैक्स कैसे लेना था कि भाई जो किसान जमीनों पर खेती करते थे उनसे टैक्स लेने के लिए उन्होंने एक भारतीय लोगों का एक तीसरा वर्ग उत्पन्न करा, वो थे जमींदार। क्या थे? जमींदार। ये जमींदार क्या थे साथियों? ये इंडियन ही थे, मतलब भारतीय लोग ही थे, इंडियन ही थे। अब इन जमींदारों को क्या बोला कि आप किसानों से क्या लो? टैक्स इकट्ठा करो। क्या करो? किसानों से कर लो आप। तो अब ये बोले जमींदार कैसे कर ले भाई? एक वास्तु की स्थिति उस समय की क्या थी? माना कि ये किसान है, इन किसानों के पास में अपनी जमीन है। क्या है? ये अपनी जमीन है। ये मान लिया कि हमने इनके पास में जमीन है, तो अब ये किसान इस पर खेती करते थे। क्या करते थे? कृषि करते थे। एक शुरुआती दौर ऐसा था कि भाई अंग्रेज तो हमारे पास में कितने थे? मुट्ठी भर अंग्रेज थे भाई। अगर हम अंग्रेजों की बात करें तो अंग्रेज ज्यादा थोड़ी थे, मुट्ठी भर अंग्रेज थे हमारे पास में। तो ज्यादा अंग्रेजों की संख्या नहीं थी, लेकिन भारत में लोग तो बहुत थे। किसानों की संख्या हमारे आज भी बहुत है, तो उस समय भी बहुत थी। तो इन अंग्रेजों को क्या करना था कि भाई इन किसानों से इनकी जमीन के ऊपर से क्या लेना था? कर इकट्ठा करना था। क्या करना था? कर इकट्ठा करना था। उन इन करों को इकट्ठा करने में इनको बहुत ज्यादा समस्याओं का सामना करना था। तो इन लोगों ने क्या करा कि भाई इन्हीं लोगों में से एक नए वर्ग का निर्माण करा, जो कि जमींदार थे। इन जमींदार को बढ़िया तो इंग्लिश बोलना सिखाया। क्या सिखाया? इंग्लिश बोलना सिखाया। बढ़िया सूट बूट में रहना सिखाया। क्या सिखाया? सूट बूट में रहना सिखाया। और बढ़िया गाड़ी आड़ी दी इनको, और इनको बढ़िया से मतलब फुल अंग्रेजों वाली फीलिंग देना इनको सिखाया जमींदारों को। अब जमींदारों से शुरुआत की बात करें हम कि भाई शुरुआत में अंग्रेजों ने बहुत ज्यादा कर्ज मतलब कर इकट्ठा शुरू करना स्टार्ट करा। तो ये जमींदार लोगों ने बोला कि इतना तो होता ही नहीं है, वहां से हम इतना कर कैसे दे आपको? तो बाद में अंग्रेजों ने एक तरकीब सुझाई, क्योंकि भाई इनकी हालत खराब होगी, जमींदारों की किसानों की दोनों की हालत खराब होगी इसमें। तो क्या हुआ कि जब अंग्रेजों ने इनके साथ में एक बहुत ही बड़ी दिमाग से कार्य करा साथियों। कैसे? कि आप तो हमें केवल केवल कितना केवल 30% दे दो या 35% दे दो। ये कोई निश्चित संख्या नहीं थी साथियों। इसके बाद में जितना भी आप ले सको वो आपका। अब देखो साथियों, अब शोषण का शिकार कौन होने वाले थे? किसान होने वाले थे साथियों। शोषण का किसका शिकार? शोषण का शिकार होने वाले थे। अब किसान शोषण का शिकार कैसे होंगे कि भाई अब जमींदार इनसे भारी मात्रा में टैक्स वसूल करेंगे। भाई इनकी जमीन तो इतनी है, भारी मात्रा में टैक्स लेंगे इनसे। माना कि इनको तो 30% देना है, तो ये 50% ले रहे हैं। अब इनके पास में किसानों के पास में तो कुछ नहीं बचा।
भाई अगर इनके पास में अगर 50% टैक्स दे दिया तो इसके बाद में इनके खुद के खर्चे, घर के खर्चे, खेती बनाने के लिए, खेती करने के लिए खर्चे, बाद में इनको फर्टिलाइजर खरीदना या उस समय उर्वरक खरीदना, रसायन ये वगैरह सारे खरीदने, तो अब किसानों के साथ इसमें बहुत ज्यादा क्या हो जाती है, हालत खराब। अब माना कि इस बीच में किसानों को क्या आ गई, इसकी माना कि इसकी किसी बेटी की शादी आ गई। अब बेटी की शादी आ गई तो इनको क्या करना था, कर्ज लेना था, या बेटी की शादी करने के लिए कर्ज तो लेना पड़ता था। इन्होंने कर्ज क्या लिया, इससे, किससे, जमींदार से क्या ले लिया इन्होंने, कर्ज ले लिया। अब ये एक बार इन्होंने कर्ज तो ले लिया, उसके बाद में ये कोई किसान ज्यादा पढ़े लिखे तो थे नहीं, एक बही बना दी, एक खाता बना दिया जिसमें इनका खाता लिख दिया, और इनको माना कि जो भी उस समय दिए, माना कि 2,000 दिए या 5,000 दिए या कुछ भी जो धनराशि थी उन्होंने दी साथियों। अब इन्होंने धनराशि तो दे दी, अब इनके बाद में ये किसान किसके जाल में फंस गया, ऋण जाल में, ये फंस गया जमींदारों के ऋण जाल में फंस गया साथियों। अब जब जमींदारों के ऋण जाल में फंस गया तो अब ये जमींदार को माना कि कुछ निश्चित पीरियड में इसने बोला कि निश्चित टाइम में मैं आपका कर्ज चुका दूंगा, लेकिन जब ये कर्ज नहीं चुका पाया साथियों तो इस जमींदार ने इसकी क्या करी, जमीनें हड़प ली। क्या कर ली, जमीनें हड़प ली, और ये जमीनें हो गई किसकी, इसके। और इन्होंने जब लिया था ना कर्ज, तो इसने अपनी जमीन के कागज इसके पास में गिरवी रख दिए थे। अब ये किसान तो इसका हमेशा के लिए कर्जदार हो ही गया। अब ये इससे दबा के खेती करवा रहा है, फुल मात्रा में मतलब खेती की पैदावार करवा रहा है। इसके बाद में माना कि ये किसान की क्या हो गई, अगर मृत्यु हो गई, तो अगर ये किसान, इसकी मृत्यु भी होगी ना, तो इसकी होने वाली जो संतान है ना साथियों, माना कि इसकी संतान है, वो संतान भी क्या है, वो भी इसकी क्या बन गई, गुलाम बन गई। मतलब एक तरीके से संतान भी क्या हुई, गुलाम पैदा हुई इसके। अब इसकी संतान को जो करना था काम, जो इसका जो पिताजी जो कार्य करते थे वो अब इसकी संतान को भी करना है। मतलब आज जीवन ये क्या हो गए, इस जमींदार के गुलाम हो गए साथियों। तो अब आपको पता चल रहा होगा कि ये गुलामी की दास्तां कैसे चल रही थी साथियों। अब देखो, ये हो गया हमारे अंग्रेजों के टाइम पे चलने वाले कानूनों, मतलब जैसे कि हमारे लोगों के साथ में जातियां होती थी, ये होता था साथियों, शोषण होता था। अब इसका क्या हो रहा है, इस व्यक्ति का शोषण हुआ पहले, उसके बाद में इस बेटे का शोषण हुआ, इसके बाद में ये जो कर्ज लिखा हुआ था वो कभी चुका नहीं पाता साथियों, क्योंकि वो दिन ब दिन उसके ऊपर ब्याज लग के उसको इतना बड़ा बना दिया जाता कि अब इनकी हैसियत से बाहर हो गया वो। अब ये लोग जो मिडल मैन है, ये जमींदार, ये बहुत ज्यादा अमीर होता गया साथियों। तो आज भी हमारे देश में सबसे ज्यादा अमीर अमीर कौन थे, मतलब पैसे वाले लोग कौन बन गए, ये जमींदार लोग थे। वो जितने भी वो पैसे वाले बन गए, क्योंकि इन्होंने हमेशा किसानों का शोषण करा साथियों। अब दूसरी चीज, एक तो ये हो गई पहला पक्ष, आप समझना, अभी शोषण आपको समझ में आएगा कि सर हमारे देश में ये भी होता था क्या, ऐसा एक्सट्रीम पे होता था क्या, वो भी अब देखो। तीसरी चीज इसमें देखो, अब अंग्रेज जब हमारे भारत में व्यापार करते थे ना साथियों, तो उनको व्यापार करने के लिए जहाजों के माध्यम से वो सामानों को लेके जाते थे। भाई सामानों को इधर से उधर ले जाते तो थे ना यूरोप में, तो अब जो वो सामान लेके जाते थे तो उनको जो वो जहाज होता था उसको चलाने के लिए भी तो मजदूर चाहिए थे ना। भाई जहाजों के लिए बहुत मात्रा में मजदूर चाहिए, क्योंकि उसको भाप से चलाना था, स्टीम पैदा करनी थी, तो उसके माध्यम से कैसे जहाज को चलाया जाता था। ये वापस आगे साथियों अंग्रेज। देखो आज समझो, आप इन चीजों को समझोगे तो ही आपको ये सारी चीजें, आपको ये अधिकार, देखो आज से पहले आपने कैसे पढ़े, शोषण के विरुद्ध अधिकार, महिलाओं का ये शोषण हो गया, उनको बेच दिया, पुरुषों की खरीद फरोख्त, महिलाओं की खरीद फरोख्त, या बच्चों से काम करवाना, कारखानों में काम करवाना, खानों में, ये चीजें आपने समझोगी। लेकिन इन चीजों की जो ये कानून बना है, इसके पीछे की भूमिका क्या थी। भाई अगर ये हमने शोषण के विरुद्ध अधिकार बनाए, इसकी भूमिका क्या थी। अगर आप सोचोगे सर आज भी ऐसा होता है, बिल्कुल होता है साथियों। आपने गंगूबाई काठियावाड़ मूवी देखी होगी, जिसमें कितने सारे बच्चों से भीख मंगवाई जा रही है, उनका देह व्यापार किया जा रहा है। भाई देखो, जो अपनी मर्जी से आई है या कोई और महिला, जो बच्ची आज आप वेश्यावृत्ति में शामिल होते हुए देखते हो साथियों, इसका कारण क्या है, हमारे देश में आज भी व्याप्त मात्रा में भेदभाव फैला हुआ है, व्याप्त मात्रा में शोषण होता है, व्याप्त मात्रा में दुर्व्यापार हो रहा है, इन चीजों की खरीद फरोख्त हो रही है। तभी तो हमारे संसद बार बार ऐसे कानून बनाकर इन चीजों को रोकने का प्रयास कर रही है साथियों। अगर इन चीजों को नहीं रोकेंगे तो हमारा देश एक अलग ही दिशा में बढ़ता जाएगा। अब हम बात किसकी कर रहे थे, कि भाई जो मजदूर थे, अब देखो अंग्रेज, माना कि अंग्रेजों ने भारत में क्या करा था साथियों, व्यापार करा। क्या करा, व्यापार करा, बढ़िया से कच्चा माल उत्पादन करवाया किसानों से,
जो हमने नेक्स्ट बात करी थी उसमें किसानों से क्या करवा रहे हैं, कृषि करवा रहे हैं दबा के। वो जो कच्चा माल उत्पादन करा उसको अब ये इनको क्या करना था कि जहाजों के माध्यम से, किन के माध्यम से, कि भाई जहाजों के माध्यम से इनको कहां ले जाना था, इनको लेके जाना था यूरोप, लेके जाना था इनको, कहां लेके जाना था, यूरोप। माना कि ये यूरोप है। अब ये यूरोप लेके जाना था, तो ये कौन से मार्ग से लेके जाएंगे इस जहाज को साथियों, ये समुद्र के मार्ग से लेके जाएंगे इसको। कहां से लेके जाएंगे, समुद्र के मार्ग से लेके जाएंगे। अब देखो, अब ये जहाज है ये चलता किससे है साथियों, ये चलता है कोयला से। अब इनको कोयला को भारी मात्रा में डालने के लिए इनको किस किन चीजों की जरूरत है, इनको मजदूरों की जरूरत है। किन की जरूरत है, मजदूरों की जरूरत है साथियों। किसकी जरूरत है, मजदूरों की जरूरत है। तो ये जैसे जैसे इन मजदूरों से यहाँ पर सामान ले जाएगा गया, उसके बाद में जब इन मजदूरों की कोई जरूरत नहीं रही साथियों इनको, तो इन मजदूरों को क्या करते थे, बेच देते थे। क्या करते थे, बेच देते थे साथियों। ये होगी हमारी सेकंड बात। ध्यान रखना कि जहाजों को चलाने के लिए हमारे लोगों से क्या करवाते थे, उनका शोषण करते थे और उसके बाद में उनको बेच देते थे। मतलब एक तरह से क्या हो गया, देह व्यापार हो गया साथियों। ध्यान देना, यहाँ पे देह व्यापार की बात आ चुकी है। क्या हो गया, देह व्यापार। देह व्यापार मतलब इनका शरीर को बेच दिया है यहाँ पर। अब तीसरी चीज हम यहीं पे बात करेंगे साथियों, तीसरी चीज समझना। अब देखो कि अंग्रेजों को क्या करनी थी कि भाई भारत में उस समय जो चाय की खेती नहीं होती थी, लेकिन चाय की खेती कहां पर सबसे बढ़िया होती थी, श्रीलंका में होती थी। और श्रीलंका हमारे भारत के कहां पर है, बिल्कुल नीचे के हिस्से में स्थित है साथियों। कहां पे स्थित है, नीचे के एक हिस्से में स्थित है। अब देखो कि माना ये अपना भारत है, देखो ये भारत का निचला हिस्सा है और ये यहाँ पे आ गया श्रीलंका। क्या आ गया, श्रीलंका। अब यहाँ पे एक हमारा अभी वर्तमान में एक राज्य है साथियों, तमिलनाडु। कौन सा राज्य है, तमिलनाडु। और ये हो गया श्रीलंका, श्रीलंका। अब क्या होता था कि अंग्रेज क्या करते थे कि यहां से बड़ी मात्रा में तमिलों को कहां लेके जाते थे, चाय की खेती करवाने के लिए। चाय की खेती करवाने के लिए श्रीलंका में ले जाया जाता था और यहाँ पे बड़ी मात्रा में उनसे चाय की खेती करवाते थे। तभी तो अभी श्रीलंका में श्रीलंकाई तमिल इतनी मात्रा में बसे हुए हैं। मतलब श्रीलंका के अंदर बहुत मात्रा में क्या है, तमिल भी है। आपने एक संगठन का नाम सुना होगा, लिट्टे। लिट्टे संगठन का नाम सुना होगा साथियों, जो कि श्रीलंका में मतलब सक्रियता, बहुत ज्यादा सक्रियता। मतलब इन्होंने श्रीलंका की सरकारें पलट दी। श्रीलंका में भारत में शांति सेना भेजने का कारण यही था। आपको पता है लिट्टे आतंकवादी के द्वारा ही भारत के प्रधानमंत्री राजीव गांधी की हत्या की गई थी। किसकी की गई थी, राजीव गांधी की हत्या की गई थी, क्योंकि इन्होंने राजीव गांधी ने क्या करा कि लिट्टे के समापन के लिए यहाँ पर भारतीय सेना को भेजा था, शांति सेना को भेजा था साथियों। मतलब ये क्या करते थे, मजदूरों को अस्थायी रूप से ले जाकर कहां बसा दिया इन्होंने, श्रीलंका के ऊपर बसा दिया। ये क्या कर रहे थे, जबरदस्ती चाय की खेती करवा रहे थे इनसे, किन से, तमिलों से। थर्ड बात ये होगी साथियों। अब देखो चौथी बात, और उसके बाद में जब इनका वो काम नहीं बचता ना साथियों, इनको वापस बेच दिया जाता था। क्या कर दिया जाता था, बेच दिया जाता था। अब देखो, अब ये सारी चीजें पहले चल रही है साथियों, उसके बाद में क्या हुआ, ये सारी चीजें हमारे देश में चल रही है। अब हमारे देश माना कि 15 अगस्त 1947 को आजाद हो गया, तो हमारे देश के जो बुद्धिजीवी थे, जो हमारी संविधान सभा के सदस्य थे, उन लोगों को ये सारी चीजें पता थी। तो उन्होंने क्या करा कि भाई इनको मूल अधिकार दो, कि आज अगर किसी भी व्यक्ति का, किसी महिला का, किसी पुरुष का अगर देह व्यापार होता है या उनका व्यापार होता है, तो वो कहाँ जा सकता है, सीधा सुप्रीम कोर्ट जा सकता है। आज किसी भी महिला को वेश्यावृत्ति में लिप्त होने के लिए या उसको जबरन किसी चीज में धकेला जा रहा है, तो उसके लिए उसको रोका जा सकता है साथियों। अब हम किसकी बात करेंगे, आर्टिकल 23 की बात करेंगे, उसके बाद में आर्टिकल हम 24 की बात करेंगे। अब देखो आर्टिकल 23, सबसे पहले हेडिंग डालो, आर्टिकल 23। आर्टिकल 23 में क्या है, मानव के दुर्व्यापार और बला श्रम को प्रतिषेध किया गया है। देखो मानव मानव के दुर्व्यापार एवं बलाश्रम को प्रतिषेध किया गया है। ये किसमें है साथियों, आर्टिकल 23 में है। इसमें देखो
महिलाओं महिलाओं व पुरुषों पुरुषों की खरीद फरोख्त की खरीद फरोख्त फरोख्त को प्रतिबंधित 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 किया किया गया है। मतलब किसी भी महिला या पुरुष की क्या नहीं कर सकते आप, खरीद फरोख्त नहीं कर सकते। तीसरी चीज क्या है, क्या आर्टिकल 35 है साथियों, आर्टिकल 35 के माध्यम से संसद को यह पावर दी गई है कि भाई वो इसके लिए कानून बना सकती है, इन चीजों के लिए के माध्यम से संसद को कानून बनाने का को कानून कानून बनाने कानून बनाने का अधिकार दिया गया है। क्या दिया गया है, कानून बनाने का अधिकार। ये लिखो साथियों। इसके बाद में हम और लिखते हैं कि कौन से इनसे रिलेटेड कानून बनाए हैं संसद ने। इसके बाद में हम आर्टिकल 24 पढ़ेंगे साथियों। जल्दी लिखो। मेरी कुछ तबियत खराब थी साथियों 2-3 दिन की वजह से, इसलिए आपकी क्लास रेगुलर नहीं हो पा रही थी, इसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। अब निरंतर मेरी तबियत में सुधार है तो मैं कोशिश करूंगा साथियों आपकी रोज डेली क्लास हो साथियों। लिखो आप जल्दी से। लिखो जल्दी से। देखो आर्टिकल 23 में क्या लिखा हो, मानव के दुर्व्यापार एवं बलात् श्रम को क्या किया गया है, प्रतिषेध किया गया है। महिलाएं व पुरुषों की खरीद फरोख्त को प्रतिबंधित किया गया। मानव दुर्व्यापार का अर्थ है साथियों ये क्या है, यहाँ पे आगे लिख लो, मानव दुर्व्यापार। मानव दुर्व्यापार किसे कहते हैं, मानव दुर्व्यापार का अर्थ है कि भाई महिलाओं और पुरुषों की खरीद फरोख्त नहीं करना है। जल्दी लिखो। इसके बाद में आगे देखते हैं। लिख लिया। अब देखो आगे। अब देखो बलात् श्रम किसे कहते हैं साथियों। सबसे पहले देखो बलात् श्रम, बलात् श्रम। देखो दलित दलित आदिवासी आदिवासी या खेतीहर, जो खेती करती है महिलाएं, खेतीहर महिलाओं का शोषण करना, खेतीहर महिलाओं महिलाओं का शोषण करना, महिलाओं का शोषण करना करना। अब देखो कि अब संसद ने कौन से कानून बनाए हैं साथियों, वो देखते हैं हम। संसद द्वारा बनाए गए कानून बनाए गए कानून। पहला कौन सा है, न्यूनतम
मजदूरी मजदूरी अधिनियम अधिनियम मतलब किसी ने कार्य करा है तो इतनी तो न्यूनतम मजदूरी देनी ही देनी है साथियों। वो कब आया था? 1948 में। दूसरा, बंधुआ, जो कि एक बार किसी के गुलाम बन गया ना साथियों, उसको जबरन बंधुआ मजदूरी बनाकर कार्य करवाते हैं, उसका बंधुआ मजदूरी मजदूरी अनुमूलन अनुमूलन अधिनियम अधिनियम 1976। तीसरा क्या है? देह व्यापार देह व्यापार स्त्री व लड़की 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 रोकथाम रोकथाम संशोधित, यह संशोधन होकर आया हुआ है साथियों। क्या आया हुआ है? संशोधित संशोधित अधिनियम 1986 लिखो इसको जल्दी से। इसके बाद में हम आगे बात करते हैं साथियों, जल्दी लिखो। देखो, बलात् श्रम, देखो दलित, आदिवासी या खेतीहर महिलाओं का शोषण करना ही क्या कहलाता है? बलात् श्रम कहलाता है। संसद द्वारा बनाए गए कानून कौन कौन से है साथियों? देखो, न्यूनतम मजदूरी अधिनियम 1948 में बनाया गया, बंधुआ मजदूरी उन्मूलन अधिनियम 1976 में बनाया गया, देह व्यापार में स्त्री व लड़की के साथ में जो देह व्यापार होता था उसके लिए संशोधित अधिनियम 1986 में बनाया गया। जल्दी लिखो इसको। इसके बाद आर्टिकल 24 की बात करते हैं। इसको ऐसे लिख लो साथियों एक बार। लड़की व स्त्री स्त्री के अनैतिक व्यापार का दमन अधिनियम 1986। ये लिख लो साथियों, लिखो इसको जल्दी से। अब हम आर्टिकल 24 की बात करेंगे, जिसमें बच्चों को कारखानों और खानों में काम करने के लिए रोका जाता है, आर्टिकल 24 के तहत। जल्दी लिखो। इसके बाद में हम आर्टिकल 25 धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार कल की क्लास में पढ़ेंगे साथियों। आज हम दोनों आर्टिकल इसी क्लास में समझने वाले हैं। जल्दी लिखो इसको। लिख लिया? आपको लग रहा होगा साथियों अभी भी तबीयत खराब है। अब देखो आर्टिकल 24। आर्टिकल 24 में क्या है? फिर आर्टिकल 24 समझते हैं। उसके बाद में आपने साथियों एक वो चीज तो देखी होगी। आर्टिकल 24 के बारे में बात करते हैं हम। देखो आर्टिकल 24 में क्या है, उससे पहले हम समझते हैं आर्टिकल 24 की भूमिका क्या है। यह कोई होटल है, माना कि आप कोई ढाबे पे गए, माना कि कोई ढाबा है, वहां पर एक आपको चाय देता हुआ एक छोटू मिला, चाय देता हुआ छोटू। साथियों, अब आपको क्या लगता है इस छोटू को वहां पर चाय बेचने का अधिकार या उस मालिक को यहाँ पर रखने का अधिकार है? साथियों, ऐसा नहीं है। अब देखो, सबसे पहले कि कोई भी जो हमारा जो बाल श्रम संशोधित अधिनियम 2016 में आया था साथियों, क्या उसमें कि जो विद्यार्थी है वो 6 वर्ष से 14 वर्ष के बीच का है, क्या वह स्कूल के पहले, स्कूल जाने से पहले और स्कूल से आने के बाद
क्या वो घर के कार्यों में, जैसे कि इनके कोई पिताजी रेडी ठेला लगाते हैं या कोई और कार्य करते हैं, नॉर्मल कार्य, उसमें उस बच्चे को लगा सकते हैं। साथियों देखो, अगर वो घर वालों का काम करते हैं तो उसमें लगा सकते हैं, लेकिन अगर वो स्कूल टाइम में, मतलब स्कूल के समय के अलावा अगर वे विद्यार्थी जो बच्चा है वो काम करता हुआ पाया जाता है, तो उसके माता पिता भी क्या है, दोषी है साथियों। क्या है, उसके माता पिता भी दोषी है। तो अब ध्यान दो, इन बच्चों का क्या है कि अब देखो साथियों, का आज तो नहीं, आपने केजीएफ मूवी देखी है, केजीएफ, केजीएफ, कोलार गोल्ड फील्ड, उसमें साथियों आपको एक डार्क रियलिटी दिखाई गई थी कि कैसे बच्चे ऐसे खदानों में, ऐसे कोयलों का, साथियों बिल्कुल सत्य थी। यह हमारे भारत में जब हमारा देश आजाद नहीं हुआ था उससे पहले ऐसे ही बच्चों से कार्य करवाया जाता था, क्योंकि उस समय ऐसा कहा जाता है कि जिस घर में जितने ज्यादा पुरुष है उतने ज्यादा काम करेंगे। क्या भाई माँ बाप इनको मतलब ऐसा काम करवाने के ले जा सकते? साथियों वर्तमान समय में बिल्कुल भी नहीं ले जा सकते, क्योंकि हमारे देश के कानूनों को इतना सख्त कर दिया गया है कि अगर आप बच्चों से कोई भी ऐसा कार्य करवाते हैं जो कि उनके मानसिक या बौद्धिक स्तर पर आघात पहुंचाते हैं तो वो नहीं करवा सकते। जब अगर 6 से 14 वर्ष का बच्चा है तो हमारे भारत में वो किसकी संपत्ति है बच्चा? वो राज्य की संपत्ति। जैसा हम स्पार्टा, यूनान, उनका अगर आपने इतिहास पढ़ा हो लाइफ में, तो बच्चा जब पैदा होता है तो किसके लिए पैदा होता है? वोम टू कोम, मतलब जब तक जीवित है वो वहां की जनता के लिए ही, वहां के जो शासक है उनके लिए ही जिएगा, मतलब अपनी कोम को बड़ा बनाने के लिए कार्य करेगा। अब हमारे भारत में क्या है कि बच्चों को आप ना तो खानों में काम करवा सकते हो, क्या नहीं करवा सकते हो? खानों में काम करवा सकते हो, ना ही कोई कारखानों में काम करवा सकते हो, ना ही कोई कारखानों में काम करवा सकते हो, ये नहीं करवा सकते हो। अब अगर कोई छोटा बच्चा है, उसके पास में कोई साधन नहीं है या वो पढ़ नहीं सकता, तो ये जिम्मेदारी किसकी है? सरकार की है साथियों। जब हमने आर्टिकल 51(1) के माध्यम से, आर्टिकल 51(1) के माध्यम से हमने मौलिक कर्तव्य जोड़े थे साथियों। क्या जोड़े थे? मौलिक कर्तव्य। तो मौलिक कर्तव्य का जो हमारा आखिरी मौलिक कर्तव्य है 11वां, उसमें क्या लिखा हुआ है कि भाई माता पिता की जिम्मेदारी है कि भाई वो बच्चों की शिक्षा का ध्यान रखे। दूसरा, हमने जब शिक्षा का अधिकार जोड़ा था साथियों आर्टिकल 21(a), जब हमने आर्टिकल 21(a) पढ़ा था 86वें संविधान संशोधन के माध्यम से इसको जोड़ा गया था साथियों। तो इसके माध्यम से हमने क्या जोड़ा कि भाई 6 वर्ष से 14 वर्ष के जितने भी बच्चे हैं उनको क्या होगा? शिक्षा प्राप्त करने का क्या होगा? अधिकार होगा। ये क्या है? मूल अधिकार। अगर इन बच्चों को क्या नहीं होती, शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार नहीं होता, तो ये कहाँ जा सकते हैं? ये सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटा सकते हैं या हाई कोर्ट में जा सकते हैं और कह सकते हैं कि आपने मेरे लिए शिक्षा की क्या व्यवस्था करी है। मतलब अगर आप में इतनी समझदारी है और आपके आसपास में ऐसे कोई बच्चे हैं जो शिक्षा के स्तर से वंचित है, तो आपका परम कर्तव्य है कि उस बच्चों को आप शिक्षा दिलवाइए। क्योंकि हमारे देश का अगर हमें सच में हमें विकास करवाना है, हमारे देश को सच में एक दिन सुपर पावर बनाना है, तो हमारा यूथ शिक्षित होना जरूरी है। जब तक हमारा यूथ शिक्षित नहीं है, जब तक हम कुछ नहीं कर सकते साथियों। आपको खुद को पता है कि हमारे देश की कैसी स्थिति है कि हमें ऐसे कानून बनाने पड़ रहे हैं कि महिलाओं को आज एक वस्तु के समान समझा जा रहा है। कहीं आए दिन कैसी घटना हो रही है, कलकत्ता में कैसी घटना हो रही है। ऐसे मतलब जब तक हमारे देश की मानसिकता चेंज नहीं होगी, हमारे देश के लोगों के विचार चेंज नहीं होंगे, जब तक हमारे देश को हम आगे बढ़ाने में सक्षम नहीं हो पाएंगे साथियों। अगर हमारे देश को हमें आगे बढ़ाना है तो सबसे पहले हमारे लोगों की संकीर्ण मानसिकता चेंज करनी होगी। हमारे देश में अगर हम समानता की बात करते हैं तो समानता के स्तर में हमें महिलाओं को समान दर्जा देना होगा। हमें सिर्फ महिलाओं को किसी वार त्योहार पे ही नहीं पूजना है कि हमने देवी की पूजा कर ली, नवरात्रा में कर ली। हमें सही में स्त्रियों के महत्व को समझना होगा साथियों, और हमें स्त्रियों को सम्मान नजर से देखना होगा। आज हमारे देश में हमें हर जगह जहां जहां जाओ शर्मसार होना पड़ता है साथियों। ये रेप की घटनाएं, ये जितनी भी घटनाएं, ये क्यों हो रही है साथियों? क्योंकि हमारे देश में शिक्षा का स्तर बहुत ही कमजोर है साथियों। अगर हम लोगों को ये सिखाने में काबिल हो जाए हमारे देश के कि ये स्त्री या हमारे जो हार्मोनिकल चेंज होते हैं, ये एक उम्र के बाद हमें ये चीजें पढ़ानी चाहिए साथियों। आज हमें क्यों नहीं सेक्स एजुकेशन देनी चाहिए साथियों स्कूलों में? क्योंकि हम आज भी हम इन चीजों से पीछे भागते हैं साथियों। नहीं, ये गलत है। मैं ये मानता हूं कि आपको हर एक चीज बच्चे को बतानी पड़ेगी कि आपके अगर ये इस बार में आपके बॉडी में चेंजेस आ रहे हैं तो क्यों आ रहे हैं, आप में अगर ऐसी भावना उत्पन्न हो रही है तो क्यों हो रही है। ये एक हार्मोनिकल चेंज है साथियों। और हमारे जो समाज में जो ऐसे, मैं क्या बोलूं, जिनके ऊपर नाम लेते हुए शर्म, ऐसे दरिंदे जो फिर रहे हैं, उनको सरकारों को और ऐसे कानून नियम कानून बनाने चाहिए कि ऐसे
कोई भी को घटना दोबारा हमारे देश में नहीं हो और हमारे देश को ना ही शर्मिंदगी महसूस करनी पड़े साथियों। ये सारी चीजें हमें, देखो आप बच्चों को कारखानों में काम करवाया जा रहा है, खानों में काम करवाया जा रहा है, या किसी होटल में काम करवाया जा रहा है, या उस बच्चे को बेच दिया जा रहा है साथियों। आज हमारे देश में गंगूबाई काठियावाड़ जैसी मूवी आती है कि जिसमें बच्चों को भीख मंगवाई जाती है, इतने लाखों बच्चों को जो भीख नहीं मांगता है उसे मार दिया जाता है साथियों। ये कैसा हमारा देश में चल रहा है, इसको ऊपर सरकारों को और खुद को हमारी सुप्रीम कोर्ट को सत्य संज्ञान लेने की जरूरत है साथियों कि आखिर ये कब तक चलेगा साथियों। इनको रोकना हमारे देश का परम कर्तव्य है। हम सब लोग ऐसे लाचार नहीं बैठ सकते साथियों। अगर हम लाचार बैठेंगे, हम किसका इंतजार कर रहे हैं कि हमारे साथ में ऐसी घटना होगी साथियों। हमें दूसरों के साथ में घटना हुई उसको अपना मानकर हमें उसके साथ में लगकर ऐसी घटनाओं को समाप्त करने की ओर ध्यान देना चाहिए साथियों। आज हमें, हम ज्ञान की बातें करते हैं, हम आर्टिकल ये शोषण के विरुद्ध अधिकार पढ़ रहे हैं साथियों। ये अधिकारों का क्या महत्व हो जाएगा साथियों। आज विदेशों में जाके देखो आप, वहां पर कैसा ओपन कल्चर है वहां, लेकिन वहां पर कोई भी ऐसी रेप जैसी घटनाएं नहीं सामने आती है। ये क्यों है साथियों। हमारा देश आज इतना पीछे क्यों है, इसके पीछे की कारण क्या है। क्या कारण थे कि पहले ही हम लोगों के गुलाम बने थे, क्या हम वर्तमान में वही हो रहे। क्या सरकारें बस अपनी राजनीतिक रोटियां सेक रही है, क्या उनको सिर्फ वोट बैंक की राजनीति करनी है साथियों। सब लोग कैसे कैसे हमारे देश में हो रहा है, किसी बच्ची का रेप हो रहा है, 3 साल की का हो रहा है, 2 साल की का हो रहा है। ये कब तक चलेगा साथियों। इन चीजों को रोकने की सख्त जरूरत है। ऐसे दरिंदों को सीधा फांसी पर लटकाना जाना चाहिए। ऐसे मैं ये मानता हूँ कि साथियों सबसे पहले इंसान की सोच को डाइवर्ट करना जरूरी है। आप सजा दे दोगे, आप मार दोगे, आप इनकाउंटर करवा दोगे साथियों, वो इनफ नहीं है। मैं चाहता हूँ कि हमारे देश के लोगों की सोच बदले, महिलाओं के प्रति जो हमारा नजरिया है वो नजरिया बदले, जब जाके हमारे देश में ये सारी चीजें डेवलप हो पाएगी साथियों। ये तो हम थोड़ा मुद्दे से भटक गए थे क्योंकि हम आर्टिकल 24 में हम पढ़ रहे थे। अब हम पढ़ेंगे साथियों आर्टिकल 24 के बारे में। लिखना स्टार्ट करो आप। आशा करता हूँ साथियों आपको सारी चीजें समझ में आ रही होंगी साथियों। यह आर्टिकल आपको है ना ऐसे याद होने चाहिए, रटना नहीं है। मैं किसी चीज को रटवाता हूँ ही नहीं साथियों। आप कहीं भी पढ़ोगे तो आपको सीधा लिखवा दिया जाएगा या रटवा दिया जाएगा। रटना नहीं है, रटता हुआ थोड़ा दिन चलता है, 5-7 दिन में आप भूल जाओगे, लेकिन जो आपने समझा है एक कहानी के बतौर, वो आपके जीवन भर याद रहने वाला है। आप कभी इसको नहीं भूलोगे कि सर ने अच्छा कोलार गोल्डफील्ड का उदाहरण दिया था, तो कैसे दिया था, वो सारी चीजें आज आपके सामने आ जाएगी। देखो, बच्चों को कारखानों कारखानों व खानों खानों में काम करने काम करने या करवाने करवाने को पूर्णतः को पूर्णतः पूर्णतः प्रतिबंधित बंधित प्रतिबंधित किया गया है। 6 से 14 वर्ष के बच्चों 6 से 14 वर्ष के बच्चों बच्चों को खान व कारखानों पर पर काम पर नहीं लगाया जा सकता। काम पर नहीं लगाया लगाया जा सकता सकता ये लिखो साथियों। इसके बाद में कौन से अधिनियम बनाए हैं संसद ने बच्चों को और इनको रोकने के, वो हम लिखते हैं। जल्दी लिखो इसको। लिख लिया, जल्दी लिखो।
देख लिया साथियों। अब देखो कि भाई इसको लेकर बच्चों के कौन से अधिनियम बनाए हैं सरकार ने, कि भाई बच्चों के नियोजन के लेकर जो अधिनियम बनाए हैं उनको भी आप ध्यान में रखोगे तो अच्छा रहेगा। देखो साथियों, बालकों के नियोजन नियोजन हेतु हेतु बनाए गए अधिनियम देखो, सबसे पहला कौन सा बनाया है साथियों? सबसे पहला अधिनियम बनाया कारखाना अधिनियम। कारखाना अधिनियम अधिनियम ये कब बनाया था साथियों? 1948 में बनाया गया था। कब बनाया गया था? 1948 में बनाया गया था। दूसरा, बागान श्रम अधिनियम, यह बनाया था साथियों 1951 में। कब बनाया था? 1951 में। और तीसरा हम महत्वपूर्ण बात करें तो बालकों के नियोजन हेतु बालक श्रम नियोजन अधिनियम ये कौन सा था? संशोधित अधिनियम था साथियों। संशोधित अधिनियम 2016। लिखो साथियों इनको जल्दी से, जल्दी लिखो। लिख लिया ये अधिनियम। और हमारा आर्टिकल क्या होता है साथियों? 24 समाप्त होता है और 25 की शुरुआत करेंगे हम कल की क्लास में, जो कि धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है साथियों। लिख लिया? एक और लिखना चाहो तो लिख लो साथियों, बालक श्रम अधिनियम 1938। बालक श्रम नियोजन अधिनियम 1938। एक और लिख लो, ये 1938 में आया था पहला। शोषण के विरुद्ध अधिकार आज की क्लास में होता है हमारा समाप्त साथियों। कल की क्लास में हम धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार की बात करेंगे और कोशिश करेंगे कि भाई धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार को कल की क्लास में ही समाप्त करें साथियों। उसके बाद में हम जल्दी जल्दी इन मौलिक अधिकारों को समाप्त करते हुए डीपीएसपी की ओर चलेंगे, मतलब नीति निर्देशक तत्व की ओर हम आगे बढ़ेंगे साथियों। जब तक बड़ों का सम्मान करें, छोटों को प्यार दें और अपना व्यक्तित्व इस प्रकार से विकसित करें साथियों कि महिलाएं आपके साथ में सुरक्षित महसूस करें साथियों। जय हिंद,